Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in infrared spectroscopy. Today I will discuss the basic principle of IR spectroscopy. क्यों हम IR स्पेक्ट्रम में वेव नंबर को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइक्रोमीटर, ये यूनिट्स हम IR के आज इस पे भी बात करेंगे. And then different regions in IR, near IR, mid IR and far IR, they will also be discussed in this lecture. And then the IR absorption phenomena will be discussed in this lecture. Why some of the molecules they are capable of absorbing IR and some other they are unable to absorb IR radiation, it will be discussed today in this lecture. So let's start with the basic principle of infrared spectroscopy. अगर आप IR की बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम अगर आप देखें, then we have, suppose we have UV here and then after UV we have a visible range. Visible, and after visible here we have red, and from this we have IR region. So after just visible region we have near IR, and then we have mid IR, and after that we have far IR, and after far IR we have microwave region. So we know that here अगर आप एनर्जी की बात करें, एनर्जी here high energy, energy decreased, frequency decreased, and towards this wavelength increased. अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लास्ट टाइम हमने ये इक्वेशन देखी थी, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तो जितनी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होगी उसी तरह की चेंजेस उस मॉलिक्यूल में जो है वो प्रोड्यूस होंगी. फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो एक्स रेज से नीचे गैमा रेज की तरफ जाएं तो वो ऐसी रेडिएशन है, एक्स रेज से नीचे अगर आप एनर्जी को जो है वो देखेंगे वो इतनी हाई एनर्जी रेडिएशन है कि वो बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं. और लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जो एक्स रेज है इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और आपके पास जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और जो IR है आपके पास ये वाइब्रेशनल मोशन जो है जिसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, उनको जो है वो हम स्टडी करते हैं इन IR रीजन. जो नियर IR रीजन है और मिड IR रीजन ये भी एनर्जी में जो है वो वेरी करते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स दे आर आइडेंटिफाइड और मोस्ट ऑफ द स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस दे आर स्टडीड इन मिड IR, और ये जो रीजन है इट इज 2.5 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर. इस रीजन में हम ये मिड IR को जो है वो स्टडी करते हैं फॉर स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन of organic molecules or covalent molecules. And far IR it is used for molecular rotations. आप कह सकते हैं
रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम स्टडी करते हैं, यहां वो जो एनर्जी होगी वो रेडिएशन फार आईआर या माइक्रोवेव के बिल्कुल पास होंगी, या यहाँ फार आईआर में जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं वो भी ऑब्जर्व करते हैं आप इन केस ऑफ फार आईआर, और नियर आईआर में आप ओवरटून ऑब्जर्व होते हैं जिसमें एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एट सेकंड एक्साइटेड स्टेट वो जो है वो अपीयर होती है। बट मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स जो हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में स्टडी करते हैं, ये रेंज आप जो है वो आईआर की यहाँ यूज़ करते हैं। तो आप माइक्रोमीटर वेवलेंथ को आपने जो है वो माइक्रोमीटर में जो है वो मेंशन किया है। अगर आप आईआर स्पेक्ट्रम की अगर आप बात करें तो आपके पास, अगर आप आईआर स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें आप यहां हम वेव नंबर मोस्टली जो है वो केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट दे प्रेफर टू यूज वेव नंबर, जिसे आप म्यू बार से जो है वो शो करते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेंटीमीटर। तो ये आपके पास यहाँ सपोज 400 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आपके पास 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप इसको माइक्रोमीटर में जो है वो शो करें देन इट इज 2.5 माइक्रोमीटर, एंड हियर वी हैव 25 माइक्रोमीटर। ये वेवलेंथ है। जो रिलेशनशिप है यहाँ ट्रांसमिटेंस जो है वो होगी, ट्रांसमिटेंस जो रिलेशनशिप है वो है वेव नंबर इज इक्वल टू, अगर आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में जो है वो शो कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर. So it means this wave number is inversely related with this wavelength. और अगर आप इसे जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करें इस वेव नंबर को, देन फ्रीक्वेंसी म्यू इन हर्ट्ज is equal to wave number multiplied by speed of light. So in this way we can easily relate this frequency with wave number and it is directly related with this wave number. तो आप ये कह सकते हैं कि वेव नंबर जो है वो जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी उस रेडिएशन की, और एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर कोई भी मॉलिक्यूल सपोज उसमें एक बांड है वो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक मॉलिक्यूल जो है वो उसमें एक बांड है वो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम ये कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी, और ये बांड जो है वो एट लो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर उसे शो करते हैं तो जो जितना कम माइक्रोमीटर पे एब्जॉर्ब करता उतना ही वो स्ट्रॉन्गर बांड होता, उतनी हो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती। तो बजाय इसके कि आप पहले माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें और फिर उसे कन्वर्ट करें फ्रीक्वेंसी में, आप वेव नंबर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जितना वेव नंबर ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, और ये जो है वो लो फ्रीक्वेंसी, और इसी तरह जो है वो ये हाई एनर्जी होगा, और ये जो है वो लो एनर्जी होगा। सो इट मीन्स जो आपके पास आईआर स्पेक्ट्रम है, अगर उसमें कहीं भी आपके पास यहाँ एक एब्जॉर्प्शन जो है वो आ रही है, एक यहाँ एब्जॉर्प्शन आ रही है और ये यहाँ आ रही है, इट मीन्स ये जो एब्जॉर्प्शन है ये हाई एनर्जी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाई वेव नंबर होगी, और ये जो है वो लो फ्रीक्वेंसी
लो एनर्जी एंड लो और स्मॉलर वेव नंबर। इसलिए जो है वो आप प्रेफर करते हैं इस वेव नंबर को इन IR स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस माइक्रोमीटर। इसे हम रिलेट भी कर सकते हैं इस माइक्रोमीटर को और वेव नंबर को। अगर आपके पास वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स है और आप इसे जो है वो रिलेट कर रहे हैं वेवलेंथ से, लेकिन वेवलेंथ आप शो करते हैं माइक्रोमीटर में इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर, तो फिर आप इसे जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करके इसकी वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। सो वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स रेसिप्रोकल सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओवर, सपोज अगर आप 2.5 रखते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू 4,000। और अगर यही जो है वो वैल्यू वेव नंबर की आप फाइंड करना चाह रहे हैं 1/25 माइक्रोमीटर के लिए, तो इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स। सो दीज आर टू एक्सट्रीम जो कि आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में फॉर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। ये 400 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स है और हम माइक्रोमीटर की बजाय वेव नंबर को जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बॉन्ड की स्ट्रेंथ और उसे रिलेट कर सकते हैं विद एब्जॉर्प्शन और विद द वेव नंबर। सो सेकंड इज IR एब्जॉर्प्शन। IR absorption. Like other absorption process, IR absorption is also quantized. Main we have a ground state, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, अगर वो ग्राउंड स्टेट पे है तो ये जो एक्साइटेड स्टेट है इस पे अगर जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी तो आपके पास ये E1 था, E2 हमने इसे कहा, और ये जो डेल्टा E है इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट और ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट। अब फर्ज करें आपके पास एक मॉलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट पे है, और अगर ये आप स्पेसिफिकली IR की बात करेंगे, दिस एक्साइटेड स्टेट इज वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट, और इससे आप स्ट्राइक करते हैं विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ IR रेडिएशन से जो है वो स्ट्राइक करते हैं। ये मॉलिक्यूल इस वक्त ग्राउंड स्टेट पे, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ये जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें जो एनर्जी की चेंज आएगी वो है 8 किलो जूल से 40 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है इतनी एनर्जी होगी जो आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ग्राउंड स्टेट इनटू एक्साइटेड स्टेट कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होगा बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अब कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है आपके पास, यहाँ जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर ये इतनी अमाउंट एनर्जी की एब्जॉर्ब होती है तो यहाँ किस तरह की चेंजेस आएंगी, और वो जो चेंजेस हैं वो इसमें जो है वो स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस कर सकती हैं। स्ट्रेचिंग इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू बेंडिंग, क्योंकि वहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी एज कंपेयर टू अगर आप बेंडिंग वाइब्रेशन हो रही है तो बेंडिंग वाइब्रेशन में जो है वो एनर्जी कम चाहिए होती है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ओनली सर्टन फ्रीक्वेंसीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल। जो भी एक कोवेलेंट जो है वो बॉन्ड है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन। सर्टन
covalent bonds in a molecules they are capable of absorbing infrared radiation। और वो क्यों होती है? हर बाड में जो है वो एक डाइपोल मोमेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना हो दे आर अनएबल टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बाड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपके पास एक बाड है Cl Cl, so these are symmetric bonds, so these symmetric bonds they are unable to absorb infrared radiations, unable to absorb IR radiation। अब for example all those infrared radiation frequencies they are absorbed by these molecules which match the natural frequencies of these bonds। अगर इसमें जो है वो इस मॉलिक्यूल में बहुत से बॉन्ड्स हैं, उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं जिससे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर ये इसमें वो फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी तो एब्जॉर्प्शन जो है वो होगी। और इससे भी बढ़ के अगर आप इसे जो है वो फर्दर इलेबोरेट करें, कोई भी ऐसा बॉन्ड अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, बट दैट इंफ्रारेड रेडिएशन इज अनएबल टू चेंज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, तो वहां भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सो इट मीन्स फॉर अ मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन द कोवेलेंट बॉन्ड, जिस पर्टिकुलर बॉन्ड की किसी एक मॉलिक्यूल में आप बात कर रहे हैं, दैट हैज अ डाइपोल मोमेंट विच इज चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और विच चेंज आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। वही मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकेंगे। दूसरे सारे जो बॉन्ड्स हैं दे आर अनएबल टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। आप उन्हें कह सकते हैं दे आर नॉट एक्टिव इन IR या दे आर IR इनएक्टिव। मिसाल के तौर पे यहाँ तो आपने सिमेट्रिक बॉन्ड्स की बात की, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें सर्टन alkenes and alkynes they possess symmetric functional groups and they are also unable to absorb infrared radiations। मिसाल के तौर पे if you have carbon, double bond carbon, and here we have methyl group, here we have methyl group, so this alkene it possess symmetric functionalities। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसकी इस साइड पे भी जो है वो मिथाइल ग्रुप्स और यहाँ भी आपके सिमिलर ग्रुप्स, सो इट इज अनएबल टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर आप अल्काइन की बात करें सो दीज आर सिमेट्रिक अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। यहां भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सेम फंक्शनल ग्रुप, इस साइड पे भी मिथाइल और इस साइड पे भी मिथाइल। सो इट मींस दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दे आर सिमेट्रिक अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। So these symmetric alkenes and alkynes they are unable to absorb no IR absorption। Some of the molecules जिसमें alkenes भी और alkynes भी आती हैं they are called pseudosymmetric। और वो pseudosymmetric alkenes and alkynes they are also unable to absorb infrared radiation। मिसाल के तौर पे here we have कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ आपने थोड़ी सी चेंज की CH2 लाइक दैट, या आपने CH3 CH2 CH3। सो दीज टू आर कॉल्ड pseudo symmetric alkenes and alkynes and they are also unable to absorb infrared radiation। So it means only those bonds which have electrical dipole and that electrical dipole is changing after the absorption of infrared radiation they are IR active। Otherwise if any molecule which possess symmetric bond like hydrogen or chlorine they are IR inactive, not absorb infrared radiation,
and those alkenes and alkynes are such molecules which possess symmetric functionalities. Symmetric alkenes and symmetric alkynes are pseudosymmetric alkenes and pseudosymmetric alkynes. They are also unable to absorb infrared radiation. क्यों? क्योंकि infrared radiation के जो है वो यहाँ अगर वो स्ट्राइक करेगी भी तो वो डाइपोल मोमेंट को चेंज नहीं कर सकेगी, इसलिए जो है वो IR की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द IR एब्जॉर्प्शन फिनोमेना. In my upcoming lecture, I will discuss in details selection rules which govern the absorption of infrared radiation by different bands. And then the Hooke's law and reduced masses, how they can be applied to check the absorption of infrared radiation, I will discuss in my upcoming lecture. Thank you very much.